प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई काम लटकाने वालों में से तो है नहीं। ये देश 10 साल में कम से कम उनके कार्यकाल में देख चुका और उनकी गाड़ी तुरंत टॉप गियर में पकड़ती है। 4 जून को नतीजे आए। हफ्ते भर के अंदर उन्होंने सहयोगियों से डील भी कर ली, शपथ भी ले ली, मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा भी कर दिया। जबकि यही कोई और गठबंधन सरकार होती तो अब तक यही चल रहा होता कि किस पार्टी से कितने मंत्री बनेंगे, मंत्रालय किसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। मंत्रालयों के लिए लॉबिंग चल रही होती, मोलभाव चल रहा होता, रूठने मनाने का खेल चल रहा होता बॉस। लेकिन नरेंद्र मोदी जिस टीम के बॉस होते हैं उसमें यह सब नहीं होता। उनके फैसले इंस्टेंट होते हैं और उनके फैसलों में कोई इधर उधर या अगर मगर की बात नहीं होती। आप देखिए कि संडे को शपथ ग्रहण हुआ, 24 घंटे के अंदर मंत्रालय बंट गए, मंत्रियों के नाम तय हो गए, कौन मंत्रालय किसे मिलेगा ये सारी जिम्मेदारी दे दी गई। उस पर कहीं से किसी से नाराजगी की भी खबर नहीं आई, क्योंकि फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और सबका यही मानना है कि नरेंद्र मोदी जो भी फैसला करते हैं वो सोच समझ कर करते हैं। और अगर नरेंद्र मोदी ने किसी को कोई जिम्मेदारी दी है तो सोच समझकर ही जिम्मेदारी दी हो। और न सिर्फ जिम्मेदारी दी बल्कि पीएम मोदी ने पहले दिन से ही सारे मंत्रियों को काम पर लगा दिया। ऑन ड्यूटी सारे लोग अपने अपने मंत्रालय पहुंचे, काम करना शुरू कर दिया, यानी 1 मिनट भी वेस्ट नहीं हुआ। क्योंकि नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं भैया ये तीसरा टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए। उनके पास समय नहीं है बर्बाद करने के लिए। जिनको और मेहनत करनी चाहिए 2029 जीतने के लिए वो क्या कर रहे हैं अभी आगे बताऊंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी को पहले देखिए। आज सुबह ही सारे मंत्रियों का अपने अपने विभाग पहुंचना शुरू हो गया। सुबह 9 बजे से पहले ही मंत्री अपने दफ्तर पहुंच गए। यानी सुबह जिस वक्त कई लोगों की नींद भी नहीं खुलती होगी, कई नेताओं की, उस वक्त नरेंद्र मोदी के सारे मंत्री जिम्मेदारी संभालने पहुंच गए थे। उस वक्त तक नरेंद्र मोदी के मंत्री दफ्तर में काम शुरू कर चुके थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी इसी तरीके से काम करते हैं। भाई जब बॉस इतना काम कर रहा है तो फिर मंत्रियों को बॉस के तरीके से ही ना चलना पड़ेगा। यह बात नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल से लेकर अब तक दिख रही है। आप देखिए आज सुबह से ही ये नए मंत्रियों के मंत्रालय संभालने की तस्वीरें आने लगी। पहले गृह मंत्री अमित शाह गृह मंत्रालय पहुंचे, अपना कामकाज संभाल लिया। फिर जेपी नड्डा को देखा गया कि भाई स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। एस जयशंकर ने भी कोई देरी नहीं की, तुरंत विदेश मंत्रालय का कामकाज संभाल लिया और कामकाज शुरू कर दिया। शिवराज सिंह ने कृषि मंत्रालय का जिम्मा संभाल लिया। अश्वनी वैष्णव रेल और सूचना प्रसारण मंत्रालय का कामकाज संभालते दिखे। मनोहर लाल खट्टर ने आवास और शहरी विकास मंत्रालय संभाला। जयंत चौधरी ने स्किल डेवलपमेंट मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल ली। मतलब सब लोग काम खटाखट शुरू हो गया। इधर नरेंद्र मोदी की टीम खटाखट काम में जुट गई, सहयोगियों से कोई टकराव नहीं हुआ। यह सब देखकर विपक्ष को चैन नहीं। विपक्ष को लग रहा है कि बॉस ऐसा कैसे हो गया, ये तो मजा करने के मूड में थे कि अभी देखो इससे टकराएंगे उससे टकराएंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन बिना किसी टकराव के नरेंद्र मोदी ने फटाफट सारे काम कर लिए। विपक्ष अब इस बात में लग गया है कि कैसे यह बताया जाए कि सहयोगी दलों को नरेंद्र मोदी ने झुंझुना पकड़ा दिया। ये लोग जो अभी 2 दिन पहले तक ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी बैसाखी वाली सरकार चलाएंगे, अब खुद मान रहे हैं कि बॉस नरेंद्र मोदी हैं और उन्होंने सहयोगियों को झुंझुना पकड़ा दिया है। सुनिए विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, फिर आगे की बात बताता हूं। जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है क्योंकि किसको क्या विभाग देते हैं। काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुंझुना जो है थमाया गया। 2 बड़े इनके सहयोगी हैं, एक को मछली मंत्रालय दे दिया, दूसरे को जहाज मंत्रालय दे दिया। इस घटना के बाद कि एनडीए के घटक दलों को झुंझुना मंत्रालय मिला है, मैं टीडीपी जेडीयू जैसे दलों से अनुरोध करूंगा कि कम से कम स्पीकर अपना बनाइए। ये आपकी पार्टियों के हित में है। इन सबसे अहम चीज यही है, मैं फिर विनती करूंगा जेडीयू को और टीडीपी को कि अगर खुद का दल बचाना हो, खुद की पार्टी को बचाना हो, तो जो स्पीकर का पद होता है, लोकसभा अध्यक्ष का जो पद होता है वो अपने पास रखें, नहीं तो भाजपा आपकी पार्टी को तोड़ेगा। जो शिवसेना खुद टूटे बैठी है उसके आदित्य ठाकरे बता रहे हैं कि जेडीयू और टीडीपी को कैसे अपनी पार्टियों को टूटने से बचाना है। जो इंडी अलायंस सीट शेयरिंग ढंग से नहीं कर पा रहा था, कहीं एक दूसरे के सामने लड़ा, कहीं मिल के लड़ा,
वो यहां बता रहा है एनडीए के सहयोगियों को कि भैया आपको क्या चाहिए, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। ये सारे लोग वो फूफा बने घूम रहे हैं जिनका पूरा प्रयास है कि कुछ तो हो और शादी में विघ्न पड़े। ये इतना नाच गाना कैसे चल रहा है? कोई तो नाराज हो, लेकिन हो नहीं रहा। ये वही विपक्ष है जो कह रहा था कि नरेंद्र मोदी को तो गठबंधन के सहयोगी अपने इशारों पर नचा देंगे। गाड़ी तो अब नरेंद्र मोदी नहीं, नायडू और नीतीश कुमार चलाएंगे। लेकिन अब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने तो सहयोगियों को झुंझुना पकड़ा दिया। यानी विपक्ष खुद मान रहा है कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। अगर विपक्ष की यह बात कोई मान भी ले कि सहयोगी दलों को नरेंद्र मोदी ने झुंझुना पकड़ा दिया, तो इससे नरेंद्र मोदी की ताकत और काबिलियत दिखती है कि वो गठबंधन सरकार में होने के बावजूद इतना दम रखते हैं कि सहयोगियों को भरोसे में लेकर अपने हिसाब से सरकार चलाएं। ये लोग झुंझुना इसलिए बोल रहे हैं कि इनको भाई झुंझुना वर्ड सूट करता है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ऐसा लग रहा है अभी नए नए जो है वो पॉलिटिक्स में आए हैं, उनको संजय सिंह और आदित्य ठाकरे वगैरह वगैरह समझाएंगे कि क्या झुंझुना होता है। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि उनको क्या मिला है। भाई उन्होंने ये करके दिखाया कि भाई किस तरह से आप सहयोगी हैं आपका समझ। मैंने आपको कल बताया जीतन राम मांझी को एमएसएमई दिया है भाई, एक सांसद वाली पार्टी, और जेडीयू और टीडीपी को भी सम्मान मिला है। लेकिन बीजेपी ने सारे अहम मंत्रालय अपने पास क्यों रखे हैं ये भी सुनाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन देखिए बीजेपी के पास क्या क्या है। गृह मंत्रालय, यह अमित शाह के पास फिर से है। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्रालय एस जयशंकर, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह, ये सीसीएस है। मैंने कल ही बताया था कि सीसीएस में कोई फेरबदल नहीं। कैसे कर देंगे बॉस, इतना इंपॉर्टेंट सीसीएस होता है। राजनाथ सिंह सड़क परिवहन मंत्री, माफ कीजिएगा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, ऊर्जा मंत्रालय मनोहर लाल खट्टर, स्वास्थ्य मंत्रालय जेपी नड्डा, कृषि मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान, शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान, रेलवे मंत्रालय अश्वनी वैष्णव, आईटी मंत्रालय अश्वनी वैष्णव, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, महिला एवं बाल विकास अन्नपूर्णा देवी, जल शक्ति सीआर पाटिल, कोयला और खनन जी किशन रेड्डी। ये सारे मंत्रालय बीजेपी के नेताओं के पास है और ये सारे मंत्रालय देश के विकास के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे पोर्टफोलियो देखकर कोई नहीं कह सकता कि नरेंद्र मोदी गठबंधन की मजबूरियों में है या फिर ये गठबंधन की सरकार है। बॉस आप जीत के आए हैं 16 सांसद, आप जीत के आए हैं 12 सांसद, लेकिन वो 12 सांसद भी आपने नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते ना बॉस, कि एनडीए का चेहरा नरेंद्र मोदी है। तो वो आदमी जो है वो आपको सब उठा के दे दे क्योंकि आपके 12 की हमको जरूरत है, 16 की जरूरत है। ये नरेंद्र मोदी की डिक्शनरी में नहीं है, नहीं किया उन्होंने। क्लियर है कि गठबंधन की सरकार तो है लेकिन बॉस मोदी हैं और उनके फैसलों में कोई दखल नहीं दे सकता। 240 सांसद लाने वाली पार्टी जो है वो सरेंडर कर दे। ये नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स नहीं है बॉस, और वो दिख रहा है। विपक्ष के सारे दांव फेल हो गए, तो अब वो ये कह रहे हैं कि एनडीए के सहयोगियों को तो छोटा मंत्रालय मिले, यानी वो एनडीए में नरेंद्र मोदी के सहयोगियों को भड़काने में जुटे हैं। लेकिन विपक्ष की बातों में एनडीए के लोग नहीं आने वाले। जो विपक्ष इंडी अलायंस का एक चेहरा नहीं तय कर पाया, जो नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बना पाया, वो आज चिंता कर रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी को क्या मिला है नहीं मिला है। चिराग पासवान ने तो कह दिया कि कोई मंत्रालय छोटा बड़ा नहीं होता। सुनिए एक बार चिराग पासवान को, जो फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बने हैं। फिर आपको बताता हूं कि विपक्ष को और करारा जवाब कैसे मिला और राहुल गांधी आज क्या बोल गए। मिनिस्ट्री ना बड़ी होती है ना छोटी होती है। मिनिस्ट्री मंत्री की काबिलियत से पहचान होती है। कौन मंत्री किस मंत्रालय को अपनी क्षमता से आगे लेकर जाता है। मुझे नहीं लगता ऐसे, मतलब उदाहरण तो मेरे घर पे ही है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अनेकों मंत्रालयों की जिम्मेदारी तब संभाली जब संभवतः उन्हें कोई जानता भी नहीं था, और वो जिम्मेदारी निभाने के बाद वो सो कॉल्ड बड़े मंत्रालय बन गए। विपक्ष को करारा जवाब मिल रहा है, लेकिन विपक्ष का अपना एजेंडा चालू है। जब सरकार के सहयोगियों को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाने से भी मन नहीं भरा, तो ये बात लेकर आ गए कि मोदी कैबिनेट में तो कोई मुस्लिम नहीं है, यानी हिंदू मुस्लिम भी ये लोग करने लग गए। जबकि आप देखिए कि सरकार में अल्पसंख्यकों को भी जगह दी गई है। हरदीप पुरी, ये भी तो अल्पसंख्यक हैं बॉस। किरण रिजिजू, रवनीत सिंह बिट्टू, जॉर्ज कुरियन और पवित्र मार्गरीटा, ये तमाम ऐसे मंत्री हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। लेकिन विपक्ष के लिए तो अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान है, तो मुसलमान को नहीं बनाए। खुद इस बार विपक्ष ने मुसलमानों के टिकट कम कर दिए, वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन मुसलमान नहीं है। मतलब कुछ भी खोद खोद के निकालना है। विपक्ष के लिए शायद अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान है, इसलिए वो मुस्लिम मंत्री की बातें करने लगे।
उधर राहुल गांधी अलग ही दुनिया में। जब चुनाव खत्म हो चुका, नतीजे आए, हफ्ता भर बीत गया, तब उनको यह ध्यान आ रहा कि वाराणसी से प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़ जाती तो नरेंद्र मोदी को तो 2-3 लाख वोट से हरा देती। अरे बॉस, सवाल यह है कि अगर इतना ही कॉन्फिडेंस था तो प्रियंका वाड्रा को चुनाव लड़ाए क्यों नहीं वाराणसी से? प्रियंका वाड्रा अमेठी रायबरेली से तो चुनाव नहीं लड़ी, जो कि उनका गढ़ था। खुद राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए, रायबरेली से चुनाव लड़े। अब कह रहे हैं कि बहन प्रियंका वाराणसी से लड़ जाती तो नरेंद्र मोदी को हरा देते। 328 सीट पे कांग्रेस लड़ी इस बार के चुनाव में। 328 में एक सीट बहन प्रियंका को नहीं दे पाए, एक सीट नहीं दे पाए। अब इनको ध्यान आ रहा है कि वाराणसी से प्रियंका लड़ती तो नरेंद्र मोदी को हरा देती। ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटी मोटी नेता है कि ये तो यही हरा देती, इसमें कौन बड़ी बात। आप राहुल गांधी को सुनिए एक बार। वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री, और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। राहुल गांधी को कहने में कुछ नहीं जाता, लोग उनकी बात पे हंस रहे हैं, क्योंकि इसी तरह ये पहले कहते थे कि लिख के रख लो, नरेंद्र मोदी इस बार प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। अब लोग 4 जून के बाद, रिजल्ट आने के बाद, अभी जब शपथ ग्रहण हुआ 9 तारीख को, तो लोग पूछ रहे हैं जो लिखा था उसका क्या करना है। वैसे ही कह रहे हैं कि बहन प्रियंका लड़ जाती तो 2-3 लाख वोट से नरेंद्र मोदी को हरा देती। तो पहली बात तो लड़वाए क्यों नहीं? इलेक्शन के बाद समझ में आ रहा है कि प्रियंका में हराने की काबिलियत थी नरेंद्र मोदी को। ये तो इन लोगों का हाल है, इतना स्लो प्रोसेसर इनकी पार्टी का चलता है। और दूसरी बात, यही प्रियंका को जिम्मेदारी दिए थे ये लोग उत्तर प्रदेश की। 399 सीट पे लड़ी थी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी, 2 जीत कर आई थी। कह देना है कुछ भी, लेकिन ये सब बातें चुनाव में सोचनी पड़ती हैं। अब तो चुनाव हो चुके। सच ये है कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनने से राहुल गांधी और पूरा इंडी गठबंधन मिलकर भी नहीं रोक पाया। खुद इंडी गठबंधन में कांग्रेस ने ऐसा कोई कमाल नहीं कर दिया। 3 चुनाव के बाद भी कांग्रेस 100 सीट नहीं पा रही। लेकिन बातें सुन लीजिए ऐसी कि जैसे चुनाव में इन्होंने 543 जीत लिया। लेकिन नरेंद्र मोदी अब इन सब बातों में नहीं फंसे, ये इसी में फंसे हुए हैं कि हम ये कर देते, हम वो कर देते। नरेंद्र मोदी सरकार बना चुके और पहले से तेज स्पीड में सरकार चलाने के लिए काम कर रहे हैं। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट के तहत आने वाले 30 में से 25 मंत्रालय बीजेपी के कोटे में रखे। 30 मंत्रियों की कैबिनेट में पीएम मोदी ने 21 पुराने चेहरे, यानी संदेश साफ है कि नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल की स्पीड को ही बनाए रखना चाहते हैं। गृह, रक्षा, वित्त, विदेश, ये जो टॉप 4 मंत्रालय हैं उसमें भी पीएम मोदी ने टीम को रिपीट किया है। इसके अलावा रेल, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, पेट्रोलियम जैसे अहम मंत्रालय में भी पीएम ने कोई बदलाव नहीं किया। भाई उनको स्पीड देनी है, वो यही सेटिस्फाई करते रहे क्या लोगों को कि भाई तुमको भी मौका दिया, तुमको भी दिया। वो देश की जनता को संतुष्ट करने के लिए है कि भाई मुझे देश को आगे लेके जाना। तो जो काम समझ गया, अब निर्मला सीतारमण चला रही हैं वित्त मंत्रालय, उनको बदल दें। जिनके वित्त मंत्री रहते हुए 8% की ग्रोथ हो रही है। यह सब पीएम मोदी ने इसलिए किया है क्योंकि 10 साल में उन्होंने जो काम करके दिखाया उस काम को उन्हें आगे बढ़ाना है। अगर मंत्रालयों में कोई बड़ा फेरबदल किया जाता तो फिर यह स्पीड ब्रेकर की तरह होता, जो नरेंद्र मोदी कभी नहीं चाहते, क्योंकि उनका मंत्र तो यह है कि तेज स्पीड में काम करना है। जो मंत्रालय उन्होंने बांटे हैं वो बहुत सोच समझ कर बांटे हैं। जैसे आप देखिए कि बिजली, पानी, घर से जुड़े मंत्रालय जो आम लोगों की सीधी जरूरत से जुड़ा है। आप देखिए क्या विजन है नरेंद्र मोदी का। बिजली के लिए ऊर्जा मंत्रालय मनोहर लाल खट्टर को दिया, ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दी, शहरी विकास की जिम्मेदारी मनोहर लाल खट्टर को दी गई, पानी से जुड़े जल शक्ति मंत्रालय का जिम्मा सीआर पाटिल को दिया गया। अब ये तीनों नेता, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर हो, शिवराज सिंह चौहान हो या गुजरात के सीआर पाटिल हो, तीनों ने अपने अपने राज्य में नरेंद्र मोदी के विजन पर काम करके दिखाया हुआ है। ऐसे हवा में नहीं इंकी पिंकी पोंकी पो करके नाम निकाल दिया है। मनोहर लाल खट्टर और शिवराज तो पूर्व सीएम रह चुके हैं, बड़ा अनुभव है। सीआर पाटिल गुजरात में नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद व्यक्ति रहे और इन तीनों पर पीएम मोदी को भरोसा है कि जो टास्क दूंगा वो तय समय में पूरा करके दिखाएंगे। इसलिए दिया है बॉस इनको जिम्मेदारी। नरेंद्र मोदी ये बात पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि उनके लिए सबसे बड़ी जाति तो गरीब, युवा और महिला और किसान है।
आप देखिए कल जब पीएम मोदी ने पद संभालते ही पहली फाइल साइन की तो वो किसानों से जुड़ी हुई थी। किसान सम्मान निधि का पैसा रिलीज कर दिया। कैबिनेट ने जो पहला फैसला लिया वो भी गरीब कल्याण से जुड़ा हुआ था। यानी गरीब, युवा, महिला और किसान कल्याण से जुड़े मंत्रालय भी नरेंद्र मोदी के लिए काफी अहम है। इसलिए अगर आप देखेंगे इन वर्गों के जुड़े हुए जो मंत्रालय हैं उसमें पीएम मोदी ने अपने भरोसेमंद लोगों को ही सेट किया है। जैसे किसानों के हित से जुड़ा हुआ कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को दी। और ऐसा बहुत कम होता है कि जब कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय एक ही मंत्री को दिया जाए, लेकिन पीएम मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी ऐसे ही नहीं दी, बल्कि उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखकर दी। भाई, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने ही कृषि दर को लगातार डबल डिजिट में बना के रखा। उनके सीएम रहते हुए मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, फसलों की खरीद बढ़ी, इसलिए उनको दी है जिम्मेदारी। कहना रहा हूं कि ऐसे थोड़े ही जो है बाउल में नाम रखा, निकाला, कृषि मंत्रालय के लिए नाम अब निकाल रहा हूं शिवराज, ओ शिवराज को दे दो। नहीं बॉस, शिवराज सिंह ने परफॉर्म करके दिखाया है। शिवराज सिंह के सामने एक बड़ी चुनौती एमएसपी की होगी। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में एमएसपी को टाइम टू टाइम बढ़ाने का वादा किया हुआ है। इसके अलावा किसानों की आय को दोगुना करना, पंजाब हरियाणा में किसान आंदोलन को संभालना, यह सब चुनौती होगी शिवराज सिंह चौहान की। नरेंद्र मोदी के एजेंडे में यूथ और महिला भी है। महिला वोटर पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइलेंट वोटर के तौर पर बड़ी ताकत रही। अब तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी का टारगेट होगा कि ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल को तीसरे टर्म में लागू करवाया जाए। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए महिलाओं को हर तरह से सशक्त बनाना है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट भी जल्द से जल्द पूरा करना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से 9 करोड़ महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना है। ड्रोन दीदी स्कीम से कृषि में महिलाओं के बेहतर योगदान को बढ़ाने पर जोर होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए महिलाओं को ड्रोन बांटे जा रहे हैं, ये स्कीम भी आगे बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी ये अच्छी तरह समझते हैं कि देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना कितना जरूरी है, हाईवे का जाल बिछाना कितना जरूरी है, ताकि देश में तेजी से तरक्की हो। इस काम के लिए पीएम मोदी ने फिर से सीनियर नेता नितिन गडकरी पर भरोसा जताया, जिनको विपक्ष आग लगा रहा था कि अब तो नरेंद्र मोदी की 240 सीटें हो गई, गडकरी जी को पीएम बना देना चाहिए, या नरेंद्र मोदी गडकरी जी का सम्मान नहीं करते, दोनों के बीच खटपट है। कितनी बातें फैलाई गई। आप देखिए, उन्होंने फिर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को ही बनाया। नितिन गडकरी के परिवहन मंत्री रहते हुए ही देश में तेजी से सड़क निर्माण पर काम हुआ। नितिन गडकरी ने देश में इतने हाईवे बनाने का काम किया है कि उन्हें हाईवे मैन के नाम से बुलाया जाता है। मोदी सरकार में नितिन गडकरी अपने कामकाज से अलग पहचान बना चुके हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी ने फिर से उन पर भरोसा जताया। देश को लेकर नरेंद्र मोदी का विजन बहुत क्लियर है। वो अक्सर मजबूत और विकसित भारत की बात करते हैं। ये अच्छी तरह समझते हैं कि देश जब मजबूत और सुरक्षित होगा तभी वो विकसित हो पाएगा। इसलिए देश को मजबूत और विकसित बनाने में जिन टॉप 4 मंत्रालयों का हाथ होता है, उसे भी अपने भरोसेमंद साथियों को दिया। गृह, वित्त, विदेश और रक्षा, कोई चेंज नहीं। इन चारों मंत्रालय में पीएम मोदी ने अपनी भरोसेमंद टीम को फिर से उतारा और यह भरोसा दिया कि देश को लेकर उनका जो विजन है उससे वो कोई समझौता करने वाले नहीं है। अपनी टॉप प्राथमिकता में कोई समझौता नहीं करेंगे। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, जिस पर नरेंद्र मोदी जरा भी समझौता नहीं करना चाहते और इसलिए उन्होंने इस काम के लिए एक बार फिर अमित शाह को चुना और गृह मंत्रालय उनको दे दिया। इसी तरह अगले 5 साल में भारत की अर्थव्यवस्था को 5वें से तीसरे नंबर पर लाना है। इसके लिए उन्होंने फिर से वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी निर्मला सीतारमण को दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी बहुत उथल पुथल चल रही है। दुनिया 2-2 युद्ध में फंसी हुई है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इन मुश्किल हालात के बीच भी अपनी मजबूत विदेश नीति से भारत के हितों को बचाए रखा। आगे भी इस काम को जारी रखने के लिए विदेश मंत्रालय फिर से एस जयशंकर को दिया कि हाँ भाई, आप ठीक कर रहे हैं, चलिए आप ही चलाइए। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने सेनाओं को मजबूत करने पर बहुत काम किया। बॉर्डर के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई और आगे भी भारत को और मजबूत और सुरक्षित बनाए रखने के लिए नरेंद्र मोदी ने फिर से राजनाथ सिंह पर भरोसा किया कि नहीं, आपने बहुत अच्छा डिफेंस मिनिस्ट्री चलाया, ये आप ही संभालिए। ऐसे होता है बॉस काम। सरकार चलाने के लिए ये कर दिया, वो कर दिया नहीं। एक बार सुनिए विदेश मंत्री को भी। चीन के बारे में हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, हाँ, तो उसको कैसे निपटाया जाए। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it so that that cannot be the policy of a good neighbor.